नमस्कार दोस्तों, अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव 5 चीज़ें लेकर आया हूं जो बार बार फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। मैंने पहले भी बोला था जब अफोर्डेबल पे कोई नहीं बनाएगा तब भी मैं बनाऊंगा। इस बात पे इस वीडियो को लाइक कर दे जिनके क्वेश्चंस अगर आंसर हो जाएं या जिनको इससे क्लैरिटी मिले। पहली चीज़ है प्रायोरिटी 4, उसको दोबारा फिर से अच्छे से बताऊँगा। दूसरी चीज़ बताऊंगा कैंसिलेशन करने का तरीका, जो उस पर भी सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, कैंसिलेशन या विड्रॉ। तीसरी चीज़ रिफंड के बारे में बताऊंगा, गवर्नमेंट से कब मिलेगा, बिल्डर से कब मिलेगा, क्या करना है। चौथी चीज़ बताऊंगा लोन के जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथी चीज़ लोन एंड आई विल डू फिफ्थ पॉइंट विल बी स्ट्रैटेजी। अभी भी अफोर्डेबल लेना चाह रहे हैं, घर पे हैं और लेना चाह रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होगी। आपको आई एम श्योर मेरा जो व्यूअर है 5 में से 2 या 3 के बारे में जानने की पक्का जिज्ञासा होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पहली चीज़, प्रायोरिटी 4 वो लोग हैं जिनके परिवार में किसी का पहले अफोर्डेबल निकल चुका है। परिवार एज डिफाइंड बाय द पॉलिसी है हस्बैंड एंड वाइफ एंड उनके बच्चे जो 18 साल से कम हैं। 18 साल से कम तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो यानी सिर्फ हस्बैंड और वाइफ में से एक का निकल गया। अगर पापा मम्मी का निकला हुआ है और आप वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो आप अलग एंटिटी है। तो यानी जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं वो अलग एंटिटी हैं। तो प्रायोरिटी 4 कौन हुए? प्रायोरिटी 4 वो हुए जिनका हरियाणा में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, चंडीगढ़ में और दिल्ली एनसीआर में, तो आप प्रायोरिटी 4 हैं। इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं ये मैं स्ट्रैटेजी में डालूंगा कि अभी आपको क्या करना है। अगर आप प्रायोरिटी 4 में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू वांट टू अप्लाई या नॉट अप्लाई, या क्या कोई तरीका हो सकता है, तो मैं आपको स्ट्रैटेजी में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो अगर आप प्रायोरिटी 4 में हैं तो आपको नए प्रोजेक्ट्स में अप्लाई ना ही करो तो अच्छा है। रीज़न उसका बताता हूँ कि जो प्रायोरिटी 3 वो हैं जो जिनके पास अफोर्डेबल भी नहीं है और कोई प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में नहीं है। ये हरियाणा दिल्ली एनसीआर वालों के हिसाब से रूल ठीक नहीं है। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं इस पर, उस चीज़ को आप लोग भी उठाना अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। पर जो रूल है वो रूल है, उसके हिसाब से अगर दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आप हैं तो आप प्रायोरिटी 4 हैं। तो अगर किसी प्रोजेक्ट में 100 फ्लैट हैं और 102 एप्लीकेशन प्रायोरिटी 3 वालों की आ गई तो प्रायोरिटी 4 वालों की डलेगी भी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। एमआरजी 106 में जो आंकड़ा आया था एप्लीकेशंस का, सुनने में मिला था, स्पेकुलेशन था जो, वो 9,200 था। फाइनली ड्रॉ में 7,900 के करीब ही कुछ डली। तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि 1200 शायद प्रायोरिटी 4 वाली ही रही होंगी जो डली नहीं। सो दैट इज़ वन। सेकंड आता है कैंसिलेशन। आपने अप्लाई किया, तब तक कोई और प्रोजेक्ट आ गया, आप उसमें से निकलना चाहते हैं, तो जब तक वो साइट पे लाइव है तब तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ का पैसा आपको ड्रॉ के बाद ही मिलेगा, लेकिन आपका कुछ कटेगा नहीं पैसा, ये सेफ हो जाएंगे आप, क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया तो आपकी पर्ची तो डलेगी नहीं। उसके पर्ची इन द सेंस वो ड्रॉ जो ई ड्रॉ होता है उसमें डलेगा ही नहीं। तो आपको तभी तक विड्रॉ कर सकते हैं जब तक वो लाइव है। जब उसकी आखिरी डेट चलेगी, अब सो के जागोगे कि भी ड्रॉ 1 महीने बाद होना है और अब कोई और आपके हिसाब से ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट आ गया, तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें सुनने में आया था कि एमआरजी 106 में जिनका निकल गया था और कॉन्स्टेंट का ड्रॉ नहीं हुआ था, तो लोगों ने कॉल किया गवर्नमेंट वालों को भी और बिल्डर को भी, एंड उनने अपना विड्रॉ किया। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता ऑफिशियली, क्योंकि ये सुनने में आया है। अगर आपने ऐसा खुद किया है या किसी को सुनते हुए देखा है तो बता सकते हैं, वो एक न्यूज़ होगी। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि एमआरजी का ड्रॉ निकल गया और अब आप वहाँ से विड्रॉ किया। तो अगर ये हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अदरवाइज साइट पे कोई प्रोविज़न नहीं है। वंस दैट थिंग चली जाती है उसकी लास्ट डेट, उसके बाद कोई प्रोविज़न ही नहीं है उसमें। ठीक है। तो तीसरी चीज़ आती है रिफंड पे। रिफंड में 2 सर्कमस्टांसेस में रिफंड होगा। पहला तो होगा कि भाई आपका ड्रॉ में निकला ही नहीं तो अब रिफंड है। ये रिफंड गवर्नमेंट से होगा, क्योंकि जो पैसा हम दे रहे हैं वो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, तो गवर्नमेंट से रिफंड होगा, डिपार्टमेंट से रिफंड होगा अगर नहीं निकला। लेकिन अगर निकल गया तो अब पैसा बिल्डर से लेना है आपने। ये बहुत बड़ा फर्क है। उसमें
जब बिल्डर से आप लेंगे तो बिल्डर आपको चार्जेस लगाएगा, उस चार्जेस पे 25,000 प्लस 1% प्लस जीएसटी का चल रहा है अभी। कई ये ग्रे एरिया है, इस पे आपको गवर्नमेंट से ही क्लैरिफिकेशन लेनी है। अब सिंस मनी इन्वॉल्व इस 25,000 50,000 का खेल है टोटल, तो उसमें ओब्वियसली आपको लॉ के हिसाब से लेगा, लॉयर के हिसाब से लेगा, पीआईएल डालेगा, कैसे क्लैरिटी लेगा वो आई लीव टू द ऑडियंस। मेरे वीडियो के माध्यम से आप फॉरवर्ड करके जागरूकता बढ़ा सकते हैं। जो ट्विटर शूटर टाइप वाले लोग होते हैं वो प्लीज़ थोड़ा इस पर जागरूकता बढ़ा सकते हैं कि भी बता दो क्या रेट है। पॉलिसी में ऐसा लिखा है कि नहीं ले सकता, बिल्डर कहता है मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट एक्चुअली एनवायरनमेंट क्लियरेंस से पहले नहीं हो सकती। एनवायरनमेंट क्लियरेंस कब आता है वो उसकी क्लैरिटी आप चेक कर लो, क्योंकि बिल्डर तो जाके अपना एक जेसीबी खोद देता है, तो खोदना, मिट्टी को खोदना इज पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ओनली। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन पिलर ही खड़ा हो जाएगा। सो ये ग्रे एरिया है। मैं वैसे अपनी जान में काफ़ी क्लैरिटी गिवर हूँ, लेकिन ये ग्रे एरिया है। मैं घुसने की कोशिश करी बहुत इसके अंदर मैंने, ठीक है, हर जगह से क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई, इसलिए कई चीज़ें, यस चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस भी कई चीज़ें नहीं बता पाते। आप में से जो लोग जुड़े हैं जिनको इस पे और अच्छे से क्लैरिटी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दिस इज़ समथिंग जो हमें मिलकर एज ए सोसाइटी, एज अ कंज्यूमर हमें ये क्वेश्चन करना है बिल्डर से, क्योंकि इतने लोगों का बहुत पैसा मारा जाता है। पर इंडिविजुअल लेवल पे 25-30 हज़ार रुपये जा रहा है तो आदमी कहता है कि यार मैं अब क्या करूं, कोर्ट में वकील करूं, मतलब 25,000 रुपये रिकवर करने के लिए 40,000 का खर्चा करूं। इस चीज़ का ये दिस स्टोरी प्लेज आउट नॉट ओनली इन दिस, इन एवरीवेयर इन इंडिया। जहाँ भी चीज़ें 10, 20, 30, 40 हज़ार की है ना, वहाँ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बिकॉज कोई तो आदमी चाहिए, तो कौन आदमी बनना चाहता है? आप में से कोई बनना चाहता है तो प्लीज़ बताइए। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगी जो मैंने इकट्ठी करी है मैं शेयर करने को तैयार हूँ, सो दैट उसको नए सिरे से इस चीज़ को नहीं ढूंढना पड़े। तो ये मेरा वो था। चौथा आता है लोन का। अच्छा, लोन में अब क्या गड़बड़ हो रही है, ध्यान से सुनना है ना। आप लोगों ने अगर ये एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देखना। लोन में क्या हो रहा है, जैसे ही इन लोग का रेरा आता है बिल्डर का, किसी बिल्डर का, वो फट से साइट पर डाल देता है और स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो उसकी लोन लेने की प्रक्रिया होती है बैंकों की तरफ, वो उसकी लेट स्टार्ट होती है। ड्रॉ जल्दी हो जाता है, तो जब बिल्डर वो जो ग्राहक होते हैं वो लोन लेने के लिए जाते हैं अलग अलग लोगों के, तो वो जो इनने बताया होता है कि इन बैंकों का अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, वो एक्चुअली अप्रूव्ड नहीं होता, उसके प्रोसीजर के थ्रू गए नहीं होते लोग। एंड आम ग्राहक बहुत ठगा महसूस करता है, वो लोन ही नहीं मिल रहा, वो कह रहा है टाइम, वो मना भी नहीं कर रहे, कह रहे टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। यहाँ ये पेनल्टी डालने को तैयार है क्योंकि इनने बोला जी 15 दिन में देना, 21 दिन में जो इनका मीटर डाउन हो जाता है। तो ये अगेन एक ग्रे एरिया है, इसके बारे में अगेन कोई चर्चा नहीं कर रहा, लोग आइसोलेशन में भुगत रहे हैं। जो धनवान हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट टूल के हिसाब से ले रहे हैं, उनके पास तो पहले 25% देने को हैं, उन्हें तो लोन लेना ही नहीं, और अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी 6 महीने बाद। तो फिर 6 महीने बाद जिसको लोन लेना है तब तक तो लोन सैंक्शन हो जाता है, वो इतना टाइम भी नहीं लग रहा। हालांकि कुछ डिफॉल्टर बिल्डर हैं, कुछ ऐसे बिल्डर हैं जिनका नाम इतना खराब है उनको कोई बैंक देने को लोन तैयार ही नहीं है। तो ऐसे बिल्डरों के प्लीज़ आप अप्लाई मत करो ना। जहाँ बड़े बड़े बैंक जो अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आपके जो टॉप के बैंक हैं, ये SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, जो भी मेन आप सब जानते हैं, जो ये आपको 6.5, 6.75, 7% तक, 6.9% तक लोन दे रहे हैं, ये अगर नहीं दे रहे एक बिल्डर को तो वो एक रेड फ्लैग होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब वहाँ सिर्फ ये NBFCs के पास जाओगे, NBFCs फिर आपको 9%, 9.5%, 10% के करीब देंगे क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये चीज़ भी ड्यू डिलिजेंस है जो आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसमें आपकी मदद करने को तैयार हूँ। अगर अभी तक आप मुझसे जुड़े नहीं हैं, व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आजकल मैं सब्सक्रिप्शन और के लिए नहीं बोलता तो लोग करते हैं, रिक्वेस्ट है अपने यार पड़ोसियों के साथ भी करें। 5वां मेरा आखिरी जो था, स्ट्रैटेजी ये है जी, अगर आप प्रायोरिटी 4 में आ गए, अब आपको पता है आप अप्लाई करोगे तो निकलेगा नहीं, तो अपने घर में से ढूंढो जिसके जो आपका, अगर बच्चा 18 साल से ऊपर का है तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस अपने बच्चे के नाम पे लेने का, क्योंकि उसकी फिनेंशियल हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी।
लोन मिल जाएगा उसको अगर आप अपनी पे स्लिप लगाएंगे। एंड वो एक अलग एंटिटी एज पर लॉ है, 18 साल से ऊपर, उनका एक अपना पैन है, अपना आधार कार्ड है, दैट इज़ ऑल इट इज़ रिक्वायर्ड। एंड प्रॉपर्टी का जब आप आंकलन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग ऑन पोजीशन द रेंट विल बी मोर देन द इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग। आई एम नॉट सेइंग EMI, द इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग। तो अगर मान लो 25 लाख रुपए की अफोर्डेबल हाउसिंग है और उस पर आपने लेट से लोन लिया 20 लाख रुपए, तो 4 साल बाद अगर उसका 5% ब्याज हुआ तो 1 लाख रुपया ही ब्याज होगा। 1 लाख रुपया जो ब्याज है वो 8,500 रुपया ही आता है। तो 8,500 रुपये ही ब्याज आ रहा है, तो रेंट तो 8.5 से डेफिनेटली ज़्यादा होगा। EMI आप लोग कैलकुलेट कर लेना 5, 5.5, 6% के हिसाब से कितनी है। अगर 6% भी हुआ लेट से 4 साल बाद लोन, तो भी 1,20,000 रुपया ही देना है, यानी 10,000 रुपीज़। तो डेफिनेटली इट्स ए कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों को मेरे हिसाब से यू शुड गो अहेड इन चिल्ड्रंस नेम। ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।